त्रिशूल एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद मियां और इस टॉपिक में आज हम समझने वाले हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य किसे कहते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसे कहते हैं, जो कि एमएसपी के नाम से ज़्यादा प्रसिद्ध है। और 2020 और 21 में तो यह ज़्यादा ही देश में चलता रहा। एमएसपी एमएसपी एमएसपी। अब ये एमएसपी होता क्या है, एमएसपी की घोषणा कौन करता है, एमएसपी के क्या फायदे हैं, एमएसपी के क्या नुकसान हैं और रेखा चित्र पे एमएसपी को कैसे दर्शाया जाएगा, ये सारी चीजें हम आज इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो जो एमएसपी है उसका पूरा नाम है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। यहाँ पे लिखा हुआ है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और जैसे हिंदी में कहते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य। अब जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो क्या होता है, ये परिभाषा यहाँ पर लिखी है। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य उस मूल्य को कहते हैं जिस पर सरकार किसानों से अनाज को खरीदने का काम करती है या कृषि खाद्य पदार्थों को खरीदने का काम करती है, उसे ही न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं। अब इसको हम जरा गणितीय भाषा में समझते हैं कि माना कोई किसान है और एक छोटे से उदाहरण के द्वारा देखेंगे कि वह 1 कुंतल गेहूं पैदा करता है, उसका टोटल खर्चा इस पे हो जाता है 900 रुपीज। ओके, 900 रुपीज उसका खर्च हो जाता है 1 कुंतल गेहूं पैदा करने में। अब वो उसको बेचने के लिए, इस गेहूं को बेचने के लिए बाजार में जाता है, और जब बाजार में पहुंचता है और जब वह बेचना चाहता है तो उसको लेने वाला 800 रुपये देता है, 800 रुपये देता है। अब देखिए 900 रुपये तो उसने पैदा किया, पूरे 6 महीने उसने उसमें मेहनत की, खून पसीना बहाया। ओके, ये तो उसकी लागत हो गई। और बाजार में बिक कितना रहा है, 800 रुपये में। 900 में से 800 घटा दीजिए तो 100 रुपये का किसान को क्या हो रहा है, गेहूं में लॉस या नुकसान हो रहा है। तो इस प्रकार से इस नुकसान से कैसे बचाया जाए किसान को, क्योंकि बाजार कीमत तो बहुत कम है। तो ऐसे में सरकार क्या करती है कि जब फसल बोई जाती है, जब फसल बोई जाती है तो भारत में 2 बार न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा सरकार के द्वारा की जाती है। रबी की फसल को बोने से पहले और खरीफ की फसल को बोने से पहले। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए, ये तो लागत है किसान की, बाजार मूल्य चल रहा है 800 रुपया। तो यदि वो बेचता है 800 रुपये में तो उसको 100 रुपये का नुकसान होगा। फिर आगे चलकर किसान खेती बाड़ी नहीं करेगा, केवल अपने लिए जितना अनाज पैदा कर सकता उतना ही करेगा, फिर देश में अनाज का संकट पैदा हो जाएगा। तो ऐसे में सरकार क्या करती है, किसानों की हेल्प करने के लिए, उनकी सहायता करने के लिए कृषि जो खाद्य पदार्थ है उनके मूल्य को बढ़ा देती है। तो लागत है उसकी, ये मार्केट प्राइस है ये। अब गवर्नमेंट का प्राइस देखते हैं। गवर्नमेंट क्या कर देती है, इसका प्राइस माना बाद क्या कर देती है, 1800 रुपये कर देती है कि हम गेहूं को, जो भी किसान भाई बहन हैं वो जितना गेहूं बो रहे हैं, हम उनका जो गेहूं है वो हम प्रति क्विंटल 1800 रुपये के रेट पे खरीदेंगे। ओके, अब देखिए कि 900 लागत है और सरकार दे रही है 1800 रुपये खरीदेगी सरकार। जब वह बेचने जाएगा सरकार के पास तो इस प्रकार से उसको फायदा कितना होगा, 1800 में से 900 घटा दीजिए तो 900 रुपये का उसको फायदा होगा। अब बताइए कि जो किसान है वो गेहूं अब ज़्यादा पैदा करेगा कि नहीं करेगा। अब वो गेहूं ज़्यादा पैदा करना शुरू कर देगा, क्योंकि उसको ज़्यादा मूल्य मिल रहा है कि 900 तो उसकी लागत है और ठीक 2 गुना रेट पे उसको बेचना पड़ रहा है, ये बिक रहा है उसका माल, तो उसको फायदा होगा, उसके पास ज़्यादा पैसा आएगा। ओके, तो इस प्रकार से बाजार मूल्य जब भी क्या होता है, कम होता है कृषि अनाजों का, कृषि पदार्थों का, तो ऐसे में सरकार किसानों को उचित मूल्य मिले, उनको फायदा पहुंचे, इसलिए वह न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है। और जो न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है वह बाजार में जो मूल्य चल रहा है गेहूं का उस समय, वह उससे कई ज्यादा होता है। ओके, ये तो सीधी सीधी बात हो गई न्यूनतम समर्थन मूल्य की। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन देता है, सरकार देती है। किसको देती है, किसानों को देती है। लेकिन कौन कौन सी फसलें इस
एमएसपी के अंतर्गत आती है, इसको अभी हम आगे देखेंगे। तो थोड़ा इसके इतिहास पर नज़र डालते हैं कि जो एमएसपी है उसकी सिफारिश कौन करता है, कि कौन कहता है कि जो किसान है इनको एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस गेहूं के लिए इतना मिलना चाहिए, चावल के लिए इतना मिलना चाहिए, या जौ के लिए, या ज्वार के लिए, या मक्का के लिए कितना कितना मिलना चाहिए। तो इसकी सिफारिश कौन करता है? तो इसके लिए सबसे पहले देखिए, सन 1965 में कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई थी। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई थी और जिसका जो प्रथम अध्यक्ष था उसका नाम था एम.एल. दांतवाला। बहुत अच्छा नाम रखा हुआ है, एम.एल. दांतवाला, यानी कि दांत जिसके अच्छे रहे होंगे, दांत वाला नेम है, ठीक है। तो प्रथम अध्यक्ष हो गया। सरकार ने इसी कृषि मूल्य आयोग का नाम बदलकर सन 1985 में इसको नया नाम दिया, कृषि लागत और मूल्य आयोग। तो वर्तमान में भी यही आयोग क्या करता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करता है सरकार को, ठीक है। अब कैसे करता है आगे बताएंगे। तो अब कृषि मूल्य आयोग के स्थान पे कौन सा आयोग आ गया? नाम बदला, नाम बदला और वो बदल के हो गया कृषि लागत और मूल्य आयोग, और जिसका शॉर्ट नेम है CACP। CACP, तो CACP का फुल फॉर्म क्या है? कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट्स एंड प्राइस, ये इसका फुल फॉर्म है CACP का, और ये हिंदी में इसका नाम हो गया। ओके, तो इस प्रकार से वर्तमान में सरकार जिन जिन फसलों को क्रय करती है उनको कितना मूल्य मिलना चाहिए, इसकी सिफारिश यही आयोग करता है। कौन सा आयोग? यहाँ पे लिखा है कृषि लागत और मूल्य आयोग, और यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। अब बात करते हैं कि सबसे पहले MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस की घोषणा सरकार के द्वारा कब की गई थी? तो सन 1966 और 67 में गेहूं की फसल, केवल एक फसल के लिए, एक अनाज के लिए सरकार के द्वारा 1966 और 67 में न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की गई। अर्थात न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकार द्वारा किसानों से गेहूं खरीदा गया। ओके, आगे बात करते हैं कि जो ये CACP है, ये कृषि लागत और मूल्य आयोग है, ये तो सिफारिश करता है कि फसलों को, जो विभिन्न फसलें हैं, इनको इतना इतना MSP मिलना चाहिए, ये तो सिफारिश करेगा। लेकिन अनुमोदन करने के लिए कहाँ जाएगा? ये जाता है आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, क्योंकि सिफारिश करना तो आसान है, लेकिन जो आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति है, पैसा है इसके पास, सरकार के पास, कि इतना अनाज खरीद सके, इतना पैसा सरकार के पास है या नहीं है, ये नजर डालेगा फिर आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। ओके, अब जब इसका अनुमोदन इसको प्राप्त हो गया, ठीक है, CACP की सिफारिश के बाद यदि यहां से इस समिति के द्वारा जो सिफारिश की गई और यहां से ओके हो गया, तो फिर सरकार के द्वारा MSP की घोषणा की जाती है। तो जैसे हमने पहले बताया कि भारत में MSP की घोषणा एक साल में 2 बार की जाती है, एक रबी की फसलों के लिए और एक होती है खरीफ की फसल के लिए। तो रबी की जो बड़ी फसल है वो है गेहूं, और खरीफ की जो बड़ी फसल है वो चावल या धान होती है, ठीक है। तो बोने से पहले ही सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कर देती है, कि जिससे कि किसानों को लगे कि यदि हम जो अनाज वर्तमान में पैदा कर रहे हैं तो भविष्य में वह बिकेगा ही बिकेगा। अर्थात उनके पास ये कठिनाई नहीं आएगी कि यदि हमने ज़्यादा पैदा कर दिया, बहुत ज़्यादा ओवर प्रोडक्शन हो गया, तो उसको कौन खरीदेगा, ठीक है। तो इसलिए सरकार पहले ही घोषणा कर देती कि कौन खरीदेगा? हम खरीदेंगे, हम खरीदेंगे, हम खरीदेंगे आपके अनाज को। ओके, यहां तक तो बात क्या हो गई, क्लियर हो गई। नाउ अब चलते हैं आर्थिक समीक्षा सन 2015 और 16, जो कि वर्तमान में भी लागू है। इसके अंतर्गत ये इस समीक्षा के अनुसार भारत सरकार केवल 23 फसलों को ही न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदती है। फसलें तो बहुत सारी पैदा की जाती हैं, लेकिन जो 23 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं, ठीक है,
वो ही सरकार के द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर क्रय की जाती हैं। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर भारत सरकार के द्वारा कितनी फसलों का क्रय किया जाता है? 23 फसलों का, 23 फसलों। अब ये 23 या 23 फसलें कौन कौन सी हैं? तो इसमें 7 अनाज हैं, 7 इसमें खाद्यान्न फसलें हैं। कौन कौन सी हैं? जल्दी से नजर डालते हैं। धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, जौ और रागी। इस प्रकार से 7 तो ये अनाज की फसल हो गई। ओके, उसके बाद आता है 7 जिनसे तेल निकलता है, तिलहन वाली फसलें हैं। खाने वाला तेल सरसों है, मूंगफली है, सूरजमुखी है, नारियल है, रेपसीड है, कुसुम है, सोयाबीन है। तो इस प्रकार से 7 क्या हो गई? तिलहन वाली फसलें होगी जिससे खाद्य तेल निकाला जाता है, खाने वाला तेल निकाला जाता है, जिसमें अपनी दाल सब्जियां हम क्या करते हैं? फ्राई करते हैं। ओके जी। इसके बाद 5 दालें भी हमारी क्या हैं? एमएसपी के दायरे में रखी हैं सरकार ने। कौन कौन सी दालें हैं? अरहर, मूंग, मसूर, चना और उड़द। ओके, तो इस प्रकार से 5 दालें। और उसके बाद 4 अन्य फसलें भी एमएसपी के प्राइस पर सरकार के द्वारा किसानों से क्रय की जाती है। उसमें कौन सा है? गन्ना है, जूट है, कपास है और तंबाकू। तंबाकू जिससे क्या बनती है? सिगरेट बनती है या बीड़ी बनती है। तो इस प्रकार से 7 अनाज, ओके, 7 तिलहनी फसलें, ओके, और 5 दलहनी फसलें और 4 अन्य अनाज। तो कुल मिलाकर 7 यहाँ पे हो गया, 7 दूने 14, ठीक है, 14 5 19 और 4 23। इस प्रकार से 23 जो फसलें हैं वर्तमान में सरकार के द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से खरीदी जाती हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य को हम रेखा चित्र पर कैसे दर्शाएंगे, इसके लिए हमें पड़ेगी फिगर की जरूरत। और इसके लिए हमें 2 अक्ष ड्रॉ करने पड़ते हैं। एक अक्ष हमारा ये वाला है, खड़ी लाइन, जिसे हम वाई अक्ष कहते हैं, और उसके बाद ये हमारी पड़ी वाली लाइन, ये हमारा एक्स अक्ष हो। एक हो गई वाई अक्ष और एक हो गई एक्स अक्ष। जो एक्स अक्ष का टाइटल होगा मांग और पूर्ति, अर्थात इस पे मांग और पूर्ति आने वाली है, और जो वाई अक्ष है उस पर हमारी कीमत आएगी। ओके, अब बात आती है कि जो बाजार मूल्य है, जो मार्केट प्राइस है, उसका निर्धारण कौन करता है? तो जो मार्केट प्राइस है उसका जो निर्धारण करता है, उसको निर्धारित करने वाली 2 शक्तियां हैं, 2 कारक हैं। एक है मांग और एक है पूर्ति। तो मांग और पूर्ति जहां पर बराबर होती है, वहां पर किसी वस्तु का संतुलित मूल्य निर्धारित होता है। तो इसी को हमने यहाँ पे समझना है। तो सीधे हम क्या करेंगे, एक इस प्रकार से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारा पूर्ति वक्र है। पूर्ति वक्र क्या होता है? इस प्रकार से ऊपर उड़ती हुई रेखा होती है। तो मूल्य कैसे निर्धारित होता है, इसके ऊपर पहले से ही वीडियो बने हैं, उनको आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारी ये सप्लाई की रेखा चली जाएगी। ओके जी। और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहां से एक मांग वक्र को ड्रॉ कर देंगे, जिसपे लिखेंगे डी डी, डी फॉर डिमांड, ये हमारा मांग वक्र हो गया। एस एस हमारा सप्लाई या पूर्ति वक्र हो गया। तो जहां पर मांग वक्र और पूर्ति वक्र एक दूसरे को काटते हैं, यहाँ पर देखें ये एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं, वहां पर क्या होता है? बाजार मूल्य का निर्धारण होता है। तो इस प्रकार से ये दोनों वक्र एक दूसरे को यहाँ पर काट रहे हैं या एक दूसरे के बराबर हो जा रहे हैं, तो इसको नीचे बुलाएंगे। ओके जी। यहाँ पर मांग और पूर्ति कितनी है? हमारे पास क्यू है, सांकेतिक अक्षर, और इसको यहाँ से मिलाएंगे। तो इस प्रकार से ये हमारा इक्विलिब्रियम का पॉइंट हो गया, कि जहाँ पर मांग और पूर्ति वक्र एक दूसरे को काटने का काम कर, इंटरसेक्ट करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, ये हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या है? डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। माना कि डिमांड कितनी है? 10 किलो है, सप्लाई भी कितनी है? 10 किलो है। इसका मीनिंग ये होता है। ओके जी। तो देखिए ई पर अर्थात इक्विलिब्रियम पॉइंट पर, जहां पर अर्थात यहां से लेकर यहां तक मांग और पूर्ति कितनी है? ओ क्यू है। तो ऐसे में यहां पर कीमत यहां से लेकर यहां तक तय होगी ओ पी। तो ये जो कीमत है ये है संतुलित कीमत, जिसे हम बाजार कीमत कहते हैं। ओके, अब बात आती है न्यूनतम समर्थन मूल्य। क्योंकि जब फसल बोई जाती है तो कभी क्या हो जाती है? फसल बहुत ज्यादा हो जाती है, बम्पर प्रोडक्शन होता है कृषि उपजों का। तो ऐसी स्थिति में जब पूर्ति बहुत ज़्यादा हो जाती है, अनाज ही अनाज मार्केट में पहुंच गया, ठीक है, तो खरीदने वालों की कमी हो जाती है। तो जब भी पूर्ति बढ़ती है और खरीदने वाले कम, अर्थात मांग करने वाले, ठीक है, ये मांग कम हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में कीमतें घटती हैं। तो जब कीमत
कम होती है तो उससे क्या होगा, किसान को नुकसान होगा, जिसको मैंने पहले गणितीय भाषा में आपको समझाया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, ओपी बाजार कीमत है। ठीक है, अब किसान यदि इस ओपी प्राइस पर क्या करता है, बेचता है अनाज को, ठीक है, ओपी प्राइस पर, और इतना बाजार में अर्थात ओ से लेकर क्यू तक क्या है, सप्लाई और डिमांड है, यहाँ पर पूरी जारी है, तो ऐसी स्थिति में उसको नुकसान होगा, क्योंकि यह जो मूल्य है यह उसकी लागत से भी कम है, जितना उसने इस पर पैसा खर्च किया है अर्थात अपनी अनाज पर, उससे भी कम यह मूल्य है। तो ऐसी स्थिति में सरकार क्या करेगी, समर्थन मूल्य की घोषणा करेगी, न्यूनतम समर्थन मूल्य, अर्थात अब इस मूल्य से ऊपर ज्यादा प्राइस उनको दिया जाएगा। जैसे हमने बताया था कि माना 900 रुपये में उसने गेहूं पैदा किया और सरकार उसको खरीद लेती है 1800 रुपये में, तो मान लीजिए कि यहाँ पे प्राइस आ रहा है 900 रुपये का। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हमने क्या करना है, एक रेखा सीधे यहाँ ड्रॉ कर देनी, ठीक है, और यहाँ से नीचे खींचिए इसको, ठीक है, और यहाँ से इसको नीचे खींचिए, एक क्यू है, एक Q1 हो गया और ये Q3 हो गया, ठीक है, और ये हमारा M और ये हमारा N। अब देखिए यहाँ पर मांग वक्र पर नजर डालनी है, मांग बाजार में, ठीक है, माना गेहूं है, केवल इतनी है, लेकिन मांग तो इतनी है, लेकिन पूर्ति देखिए यहाँ पे जो M लिखा है, तो यानी कि यहाँ M, यह हम मान लें यहां से यहां तक केवल गेहूं की मांग है, लेकिन पूर्ति कहाँ है, पूर्ति सीधे Q3 तक है, पूर्ति क्या है, ज्यादा है, ठीक है, Q3 तक पूर्ति है। तो पूर्ति जब ज्यादा रहेगी और मांग कम रहेगी तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये नीचे की तरफ अर्थात यहां पर कीमत घटेगी, यहां नीचे की ओर गिरेगी, तो सरकार कीमत को गिरने नहीं देगी क्योंकि किसान को घाटा होगा। तो ऐसी स्थिति में इससे ऊपर यहां पर क्या हो रहा है, अतिरिक्त प्रोडक्शन हो रहा है गेहूं का, सप्लाई आगे है और बाजार में खरीदार कम है, जिसे मांग कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में सरकार इस मूल्य से ऊपर जो ये वाला इसके बीच का जो मूल्य इनको दे रही है, जहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे को काट नहीं रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में जो यहाँ प्राइस ऊपर डिक्लेयर कर रही है सरकार, जहां पर मांग और पूर्ति बराबर नहीं है, इस प्रकार से माना बात ये पी है तो ये P1, तो इससे ऊपर जो प्राइस इतना इनको दिया जाएगा तो यही प्राइस होगा जो कहलाएगा समर्थन मूल्य। ये तो संतुलित मूल्य, ये बाजार मूल्य है, तो बाजार मूल्य से ऊपर कहीं भी जो होता है वो सरकार के द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है। क्यों की जाती है, एक बार पुनः, क्योंकि मूल्य संतुलित मूल्य जो है उसकी लागत के बराबर है या लागत से कम है, इसलिए किसान की उसकी उपज का उसको ज़्यादा पैसा मिले, इसलिए सरकार इससे ऊपर अर्थात ये इसके और इसके बीच का प्राइस डिक्लेयर करेगी जो कि इतना ऊपर अर्थात इससे ऊपर का होगा, और इसी को हम कहते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य। ओके, यहाँ पर अर्थात M और इसके बीच यहाँ पर अधिपूर्ति की स्थिति है, अधिपूर्ति कैसे है, पूर्ति तो यहां से लेकर यहां तक चली गई, लेकिन मांग यहां तक है, मांग तो इतनी है और पूर्ति इतनी ज्यादा, अर्थात गेहूं ज्यादा बाजार में है और खरीदने वाले कम है। तो इस प्रकार से हम इसको रेखा चित्र के द्वारा दर्शा सकते हैं। तो जब भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात होती है तो उस समय अधिपूर्ति की स्थिति होती है और बाजार मूल्य नीचे रहता है, तो सरकार किसानों के हितार्थ उनको नुकसान से बचाने के लिए अनाजों की कीमत को ऊपर अर्थात बाजार मूल्य से ऊपर निर्धारित करती है, जिससे किसान को क्या होता है, फायदा होता है। यहां तक बात हो गई क्लियर। अब आगे चलते हैं कि सरकार जो जब न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है, ठीक है, तो ये काम दिया गया है CACP को, CACP को। तो किस प्रकार से न्यूनतम समर्थन मूल्य 23 फसलों का घोषित करेगी सरकार, या CACP सिफारिश करेगी, तो उसको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। कोई आंख मूंद कर घोषणा करने वाली बात नहीं है कि जैसे आप समझेंगे सरकार के पास बहुत पैसा है और वह सीधे क्या कर देगी, घोषणा कर देगी हम ले लेंगे इतने पे, ऐसा नहीं है। देखिए
एमएसपी की सिफारिश करते समय ध्यान देने योग्य बातें, अर्थात सीएसीपी जो है, जो आयोग बनाया गया है सीएसीपी, ये क्या करता है, बाजार में बहुत सारी चीजों को देखता है, उसी के बाद ही कौन सी फसल किस प्राइस पर ली जाएगी उसकी सिफारिश करता है। ओके, पहले है उत्पादन लागत की। जो 23 फसलों की बात की, मैं केवल एक ही फसल की बात कर रहा हूं, ये सभी को हम कॉमन लेके चले। किसान ने उस फसल पर कितना पैसा खर्च किया है। ओके, तो उसकी लागत देखेगा। मांग और पूर्ति, बाजार में देखेगा कि उन कृषि पदार्थों की जिसकी की उसने सिफारिश करनी है, उसकी मांग कितनी है और पूर्ति कितनी है। मांग और पूर्ति देखनी पड़ेगी, ठीक है। यदि पूर्ति बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और मांग कम है, एक कंडीशन ये हो सकती है। और एक कम कंडीशन क्या हो सकती है कि पूर्ति बहुत कम है और मांग बहुत ज़्यादा है। तो इन दोनों चीज़ों को उसको देखना पड़ता है, तब जाके वह क्या करेगा, न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करेगा। अगला आता है आगतों के मूल्य में परिवर्तन। आगत क्या होती है, इनपुट, जैसे बीज हो गया, खाद हो गया, पानी हो गया। तो इनका जो मूल्य है उसमें कितना परिवर्तन हुआ है, पिछले साल कितना था और इस साल कितना है, इसको भी सीएसीपी देखता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य को निर्धारित कर समय। फिर अगला आता है बाजार मूल्य, कि बाजार में फसलों का कौन कौन क्या क्या मूल्य चल रहा है, कितने कितने प्राइस पर खरीदी जा रही है, ये भी वो देखेगा, विभिन्न बाजारों से मूल्य को उठाएगा। ओके, उपभोक्ताओं पर प्रभाव, क्योंकि जो अनाज मार्केट में आने वाला है, क्योंकि जब सरकार खरीदेगी तो फिर बेचने का काम करेगी, तो वो मार्केट में आएगा। तो यदि महंगा होगा तो उपभोक्ता, जैसे हम लोग हैं, ज़्यादा महंगे दाम पर खरीदेंगे तो हमारा पैसा होगा ज़्यादा खर्च। ओके, जिसे कहते हैं महंगाई। तो इससे आम आदमी का जीवन स्तर क्या हो जाएगा, प्रभावित होगा। ओके, वो कम चीज़ें ही खरीद पाएगा यदि उसकी इनकम क्या है, कम है। तो महंगाई किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी उपभोक्ता के लिए ठीक नहीं होती है। ओके, उसका परिणाम जो होता है वो गलत होता है। सामान्य मूल्य स्तर, सीएसीपी नजर डालती है कि सामान्य मूल्य स्तर कितना है, कि जो कि आधार वर्ष के आधार पर निर्धारित किया जाता है कि वह कितना है। तो इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए सीएसीपी क्या करता है, एमएसपी की सिफारिश करता है। अब बात आती है कि एमएसपी के उद्देश्य क्या है, क्या इससे लाभ है, सरकार एमएसपी की घोषणा क्यों करती है, इसकी चर्चा मोटे मोटे मैं पहले ही कर चुका हूं, लेकिन आप इस प्रकार से लिखेंगे कि कृषि उपज का उचित मूल्य, किसानों को जो क्या कर रहे हैं, कृषि फसल पैदा कर रहे हैं, जय जवान जय किसान का नारा दिया गया है। यदि किसान नहीं होगा तो फिर जीवन कैसे चलेगा। तो किसान जितनी मेहनत कर रहा है, तो उसने जो पैदा किया है उसका उसे अच्छी कीमत मिले, अच्छे प्राइस पर उसका अन्न बिके, ठीक है। इसलिए क्या करती है सरकार, एमएसपी की घोषणा करती है। ओके, इसके पीछे ये भी उद्देश्य है। अगला है किसानों के जीवन स्तर में सुधार। जब किसान का अनाज ज्यादा दाम पर बिकेगा तो फिर वो क्या करेगा, और अनाज बार बार पैदा करेगा, तो उसके पास पैसा आएगा। पैसा आएगा तो वह अपने जीवन की जो आवश्यकताएं हैं उसको खरीद सकता है, अपने परिवार को सुख सुविधाएं दे सकता है। आम व्यक्ति के पास रहती हैं वो सुविधाएं उसके पास आएंगी, तो उसका जो जीवन स्तर है वो कैसा होगा, अच्छा होगा, और वो अपना जीवन हैप्पी हैप्पी खुशी खुशी क्या करेगा, व्यतीत करेगा, और अन्न भी पैदा करता रहेगा। इससे उसको प्रोत्साहन मिलेगा। अगला है किसानों को बिचौलियों के शोषण से बचाना। किसानों को बिचौलियों के शोषण से बचाना, अर्थात बिचौलिया कौन होते हैं, कि जो किसानों को गुमराह करके, यदि किसान ने अन्न पैदा कर रखा है 900 रुपये में 1 कुंतल गेहूं, तो ठीक है, और किसान को क्या करेंगे, गुमराह करने का काम करेंगे बिचौलिया, कि भाई तू अन्न कहाँ बेचेगा, ऐसा कर कि तू मुझे 1000 में दे दे। ओके, तेरा माल बाजार में कहीं नहीं बिकने वाला है। ओके, और किसान क्या करता है, नहीं बिकने वाला है, इतना ज्ञान तो उसको होता नहीं, शिक्षा दीक्षा इतनी तो ऊपर उसकी है नहीं, वो उसको बेच देगा। उसके बाद बिचौला क्या करेगा, उसी चीज को मार्केट में ले जाकर दुगने दाम पर बेच देगा। तो इस प्रकार से किसान को तो कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन जो बीच का बिचौलिया आया, ठीक है, जो दलाल आया, उसको तो फायदा हो गया ना। तो इसलिए सरकार क्या चाहती है कि हम किसानों से डायरेक्ट अनाज को खरीदें, और जो बिचौलिया है उसके पास किसान को न जाना पड़े। ओके, अगला आता है कृषि उत्पादन को बढ़ाना।
ठीक है। भारत को अन्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाना। अरे किसान को जब क्या करेंगे, हम उचित मूल्य देंगे उसकी फसल का, उसकी उपज का, तो तभी तो ज़्यादा पैदा करेगा। अरे यदि उसका क्या होगा, अन्न बेकार जाएगा, उसने पैदा कर दिया और वो कौड़ी के भाव बिक रहा है, तो फिर वो पैदा नहीं करेगा। तो इसलिए सरकार क्या करती है कि किसानों को कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, प्रोत्साहन करने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है। घोषणा ही नहीं करती है, देती भी है। देना भी है, केवल घोषणा नहीं करना है। ओके। अगला देखिए, किसान नई तकनीकी का प्रयोग कर सके। अब कब करेंगे किसान नई तकनीक का प्रयोग? क्योंकि यदि ज़्यादा उपज को बढ़ाना है, प्रोडक्शन को बढ़ाना है, तो सिंचाई की सुविधा उसके पास होनी चाहिए, तो उसका बिल भी आएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा खेत हैं उसके पास, तो बैल से तो काम नहीं चलेगा, उसको ट्रैक्टर लाना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा खेत हैं, तो हाथ से तो कटेगा नहीं, फिर मशीन चाहिए होगी। तो तमाम नई-नई चीज़ों को अपनाने के लिए, ठीक है, नई टेक्नोलॉजी को अपनाने के लिए उसके पास पैसा आना चाहिए। तो जब न्यूनतम समर्थन मूल्य हर फसल का उसको मिलेगा, जो पैदा कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में वह नई तकनीक का प्रयोग करेगा, और जब नई तकनीक का प्रयोग करेगा तो ज़्यादा फायदा होगा, अर्थात ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। नेक्स्ट, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को प्रभावी बनाना। जो सरकार किसानों से अनाज खरीदती है, तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के द्वारा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा बीपीएल परिवारों के बीच, जो गरीब हैं देश के अंदर, उनको अन्न देती है। तो अन्न पीडीएस सिस्टम में कब देगी? सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों में कब देगी? कि जब देश में अनाज किसान ज़्यादा पैदा करेंगे, तभी तो सरकार के पास क्या होगा? अन्न का भंडार ज़्यादा होगा। तो जब किसान ज़्यादा पैदा करेंगे, तो सरकार क्या करती है? बहुत ज़्यादा अनाज उनसे खरीद लेती है, तो वह कहलाता है बफर स्टॉक। तो बफर स्टॉक एक तो कब काम आता है? कि जब ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाए। तो ऐसी स्थिति में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत जो गरीब परिवार हैं, या एपीएल के अंतर्गत भी सस्ते दाम पर अनाज देती है, तो इसके लिए भी अनाज चाहिए। ठीक है? जब ज़्यादा पैदा होता है, ओके, और जब कम पैदा होता है, तो पहले से स्टोर किया रहेगा, पहले से ही स्टोर किया रहेगा, और अगले साल पता चला कि बारिश कम हो गई, तो अनाज कम पैदा होगा। तो जो इधर बचा रखा है, तो सरकार उसको देने का काम करेगी, जिससे मार्केट में प्राइस नहीं बढ़ेंगे। तो इस प्रकार से सार्वजनिक वितरण प्रणाली तभी काम करेगी जबकि किसान ज़्यादा अन्न पैदा करेंगे। जबकि किसान ज़्यादा अन्न पैदा करेंगे। तो इस प्रकार से इन समस्त उद्देश्यों या लाभों के लिए सरकार एमएसपी, न्यूनतम समर्थन मूल्य, किसानों को देने का काम करती है। एमएसपी के लाभ या उद्देश्यों के बाद अब आता है कि एमएसपी के क्या दोष हैं, या एमएसपी से क्या हानियां किसानों को हो रही हैं। तो नजर डालते हैं इस पे। सबसे पहले है कि जो एमएसपी है, केवल बड़े किसानों को ही लाभ, अर्थात जो बड़े किसान हैं, जो पहले से ही सेट हैं, जो बड़े बड़े लैंड लॉर्ड हैं, कि जो बहुत ही ज़्यादा क्या कर रहे हैं, अनाजों का प्रोडक्शन कर रहे हैं, उनका माल ही एमएसपी पर खरीदा जा रहा है, उन्हीं को ही उसका फायदा पहुंच रहा है। ओके, पहले तो ये हो गया। दूसरा है, जो लघु और सीमांत किसानों को कोई लाभ नहीं, अर्थात जो छोटे किसान हैं, जो कम पैदा करते हैं, उनको एमएसपी कभी मिलती नहीं है, उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य कभी मिलता ही नहीं है, बल्कि उन्हें अपना अनाज गांव में ही छोटे मोटे जो व्यापारी होते हैं, उनको कम कीमत पर ही बेचना पड़ता है। ओके, तो पहला क्या है कि देश के अंदर जो बड़े किसान हैं, वो ही एमएसपी का फायदा ले रहे हैं, उन्हीं को ही फायदा हो रहा है, और जो छोटे या लघु सीमांत किसान है, उनको एमएसपी का कोई फायदा नहीं है। ओके, वह एमएसपी से न उनको अभी फायदा मिला है और न भविष्य में मिलने वाला है। अगला आता है लाल फीताशाही का बोलबाला, न्यूनतम समर्थन मूल्य। सरकार जो घोषित करती है किसानों को मिलना चाहिए, उस पर जो बड़े बड़े अफसर बैठे हैं, ठीक है, उनका बोलबाला है, और वह उन्हीं को फायदा पहुंचाते हैं, जो बड़े किसान हैं, जो क्या हैं, बड़े किसान हैं, जो इनको कुछ क्या करते हैं, पैसा या चंदा दान करते हैं। तो इस प्रकार से लाल फीताशाही अभी भी क्या है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य में एक बहुत बड़ी बाधा है। अगला हम देखते हैं कि
किसानों की आत्महत्याओं में वृद्धि। जो किसान हैं वो सपना देख रहे हैं कि हम क्या करेंगे, कपास ज़्यादा पैदा करेंगे, इससे क्या होगा कि हमें ज़्यादा फायदा होगा, एमएसपी पर हमें प्राइस मिलेगा। उन्होंने क्या किया, बैंक से लोन लिया, लेकिन खराब मौसम के कारण, रोग लगने के कारण फसल खराब हो गई और बैंकों का कर्जा उन पे चढ़ गया। अब ऐसे में क्या करे वो? प्रत्येक दिन जो बैंक के कर्मचारी हैं उनके घर पे आ रहे हैं, परेशान हो रहा आदमी। तो ऐसे में देश के अंदर अनेक किसान क्या कर रहे हैं, आत्महत्याएं कर रहे हैं और इन आत्महत्याओं में पर साल क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। अब वृद्धि क्यों हो रही है? जैसे मैंने पहले बताया कि किसान ये चाहता है कि जो कौन सी फसलें हैं, कॉमर्शियल फसलें, व्यापारिक फसलें हैं, उसको ज़्यादा लगाऊं तो मुझे ज़्यादा फायदा मिलेगा। एमएसपी के अर्थात न्यूनतम समर्थन मूल्य मुझे मिलेगा, इसलिए वो कर्जा ले रहे हैं बैंक से। लेकिन फसल खराब हो गई। ओके, इसलिए फसल जब खराब हो गई तो पैसा कहाँ से चुकाएगा? बैंक का, जिसने लोन ले रखा है। अब उसके पास एक ही चारा बचता है कि आत्महत्या करो, अपने को खत्म करो। ओके, नेक्स्ट आता है कि बाजार में अभी भी बिचौलियों का बोलबाला। कि जो बिचौलिया हैं, जो कम प्राइस पर बाजार में किसानों को गुमराह करके क्या करते हैं, उनका अनाज खरीद लेते हैं, ये अभी भी बने हुए मार्केट के अंदर। ठीक है, सरकार का इन पर कोई नियंत्रण नहीं है, इन पर कोई बैन नहीं है। ठीक है, और ना इन पर किसी प्रकार का कानून चलता है गवर्नमेंट का। तो इस प्रकार से अभी ये बिचौलिया अभी बाजार में है और किसानों को ये क्या करते हैं, लूटते रहते हैं। अगला आता है कि गांव में विपणन सुविधाएं नहीं। जो गांव हैं वहां पर मंडियां नहीं है, वहां पर सड़क नहीं है। तो जब जो पैदा कर रहा है गांव में किसान, और बेचने की सुविधा जब गांव में है ही नहीं, केवल बड़े किसान हैं जो अनाज को उठाकर कहाँ ला सकते हैं, ट्रकों में भरकर शहर की मंडियों में ला सकते हैं, शहर की मंडियों में ला सकते हैं, तो बड़े ला सकते हैं। तो गांव में यदि मंडियां हो तो किसान वहां पर बेच सकता है सरकार को और एमएसपी का फायदा ले सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इस प्रकार से ये इसके दोष हो गए। कौन कौन से? केवल बड़े किसानों को ही इसका फायदा मिल रहा है, वो तो अमीर पे अमीर होते चले जा रहे हैं, और जो गरीब किसान है, छोटा किसान है, इसका उसको कोई फायदा नहीं मिल रहा है एमएसपी का। इसी प्रकार से जो लाल फीताशाही है, गवर्नमेंट के जो अधिकारी कर्मचारी है, उनकी साठगांठ बड़े किसानों से ही है, उन्हीं को फायदा पहुंचाते हैं और छोटे किसान हमेशा इस फायदे से कोई फायदा नहीं उठा पाते हैं। अगला है किसानों की आत्महत्या में वृद्धि हो रही है, किसान मर रहे हैं। ठीक है, अगला है बाजार में अभी भी जो बिचौलिया हैं वो कम दाम पर किसानों से क्या कर रहे हैं, अनाज खरीद रहे हैं, किसान लुटता जा रहा है, सरकार का उस पर कोई ध्यान नहीं है, ना कोई ऐसा कानून है। ओके, इसी प्रकार से गांव में विपणन सुविधाएं नहीं, मार्केटिंग की सुविधा गांव में है नहीं। ओके, इसलिए जो बिचौलिया गांव में पहुंचते हैं तो कम दाम पे ही किसानों को अपनी फसल को बेचना पड़ता है। तो इस प्रकार से ये एमएसपी के नुकसान भी हैं। तो कुल मिला के इस लेक्चर में आज हमने क्या डिस्कस किया, इसमें हमने डिस्कस किया कि एमएसपी क्या है, न्यूनतम समर्थन मूल्य किसे कहते हैं,